हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे फिलॉसफी। जिन बच्चों ने बीए सेकेंड सेमेस्टर में फिलॉसफी को किसी भी रूप में लिया, एमजेसी, एमआईसी, एमडीसी, कोई भी रूप में, तो आपको देखना है कि सेकेंड यूनिट जो आपका है ना, उसमें आपको पढ़ना है मिल्स एक्सपेरिमेंट के बारे में। यानी मिल का जो है ना एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया था, मिल के द्वारा जो किया गया था, उसको आपको देखना है। ठीक है, तो एक एक करके चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। इसमें हमारी कोशिश होगी टू द पॉइंट आपको बातें बताने की, और उसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, वहीं पे आप जाइए स्टडी 26 टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा, हमारा चैनल आ जाएगा स्टडी 26 हिमांशु सर। तो उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं या उसमें जुड़ सकते हैं, और वहाँ पे फ्री में आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले ये समझिए कि मिल जो है, इनके द्वारा जो एक्सपेरिमेंटल थियोरी दी गई, यानी थ्योरी जिसको बोलते हैं, वो क्या है, आखिर वो थ्योरी क्या था, किस बात पे आधारित था, उसको पहले समझिए। देखिए, आप जब चीज़ों को नहीं समझिएगा तो उसके जो मेन जो 5 जो थ्योरी उसकी है, उसको समझना भी टफ हो जाएगा। ठीक है, तो पहले चीज़ें समझिए कि आखिर ये किस पे आधारित था। तो देखिए, संसार परिवर्तनशील है, जिसमें सदा परिवर्तन होता रहता है, जो कि आप भी जानते हैं कि इसमें परिवर्तन होता रहता है। ये सब इंट्रोडक्शन में आप लिखिएगा। इन परिवर्तनों में कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिनका एक दूसरे के साथ अटूट संबंध होता है। यानी कि कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिनका एक दूसरे से बहुत अटूट संबंध होता है। जैसे कि मान लीजिए, आपके घर के आगे हमने फिर से आपको बताना है, वही कारण आपको बताएंगे जो कि हमने पूरे आपको फिलॉसफी पढ़ाते हुए वही कारण बताया है कि आपके घर के सामने कोई घटना घटित होती है या कोई एक्सीडेंट होता है, तो उस एक्सीडेंट का कोई ना कोई कारण होगा। मान लीजिए कि उस एक्सीडेंट और उसी समय कोई और घटना घटित हो कहीं भी, यानी कि मान लीजिए आपके घर के सामने कोई एक्सीडेंट करे, और मान लीजिए आपके घर से 2 किलोमीटर पहले भी कहीं कोई एक्सीडेंट उसी समय करे, तो इसके बीच में कोई संबंध है कि नहीं, यही चीज को बताने के लिए मिल ने ये बताया कि दो घटनाएं जो एक साथ घटित होती हैं, उनके बीच क्या क्या संबंध है, उसी को बताने के लिए इन्होंने अपनी थ्योरी दी है। ठीक है, सीधा मतलब यही है, उसको समझिएगा। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिनका एक दूसरे के साथ संबंध नहीं होता है। मान लीजिए किसी का पैर टूटा और किसी का हाथ टूटा। मान लीजिए किसी का पटना में हाथ टूटा और आपके घर में किसी का पैर टूटा, और एक ही टाइम पे टूटा, तो क्या दोनों का कोई संबंध होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कोई पटना में है, कोई आप मान लीजिए आप भागलपुर में रह रहे हैं, तो आप भागलपुर में हैं, तो आपका और उससे कोई संबंध है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ऐसी ही घटनाएं समाज में होती रहती है। जैसे मान लीजिए किसी के घर में कोई व्यक्ति मर गया और उसका लाश जो है घर के सामने रखा हुआ है, वो व्यक्ति अपना प्राण त्यागा, और कहीं मान लीजिए कोई मंदिर है और मंदिर में घंटी बज रहा है, तो मंदिर के घंटी बजने से क्या वो मरा होगा? बिल्कुल नहीं मरा होगा। मंदिर का घंटी बजना एक अलग कारण है, और कोई व्यक्ति मर रहा है तो उसके पीछे कोई अलग कारण होगा। ठीक है, तो यानी कि दो घटनाएं जो एक साथ घटित हो, तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों घटनाओं का एक दूसरे से कोई संबंध हो। ठीक है, उसी चीज को बताने के लिए इसने मिल के द्वारा, यानी मिल एक जो है दार्शनिक है, उनके द्वारा कुछ एक्सपेरिमेंट बताए गए हैं, उन्हीं को आज देखेंगे हम लोग। ठीक है, एक साथ इस संसार में कई घटनाएं घटित होती है जिनका संबंध एक दूसरे से नहीं होता है। ऐसी घटना को असंबंधित घटना कहते हैं। यानी असंबंधित मतलब एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। मिल ने किसी घटना से और संबंधित घटनाओं का पता लगाने के लिए 5 प्रणाली दिए हैं, जिनको अब हम लोग देखेंगे, जिसका नाम है मिल का निराकरण प्रणाली। इसको याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन बोलेगा मिल के निराकरण प्रणाली का वर्णन करें, तो यही चीज लिखना होगा जो अभी अब बताते चलेंगे। तो देखिए, सीधा मतलब ये हुआ, दो घटनाएं घटित होती है, उन घटनाओं के बीच क्या संबंध है, नहीं है, उन्हीं चीज को बताने के लिए मिल ने अपना एक थ्योरी दिया है। उसी को अब हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। 5 थ्योरी है इसमें, 5 बातें हैं, उसको याद रखिएगा। पहला थ्योरी था अन्वय प्रणाली। प्रणाली का मतलब होता है एक तरह से जो प्रयोग में लाया गया हो। ठीक है, तो अन्वय प्रणाली क्या है उसको समझिए। तो यदि किसी जांच की जाने वाली घटना के 2 या उससे अधिक दृष्टांतों में उस घटना के अतिरिक्त एक और बात सामान्य हो, तो वह बात जो शब्द दृष्टांतों में मिलती है उस घटना के साथ कारण कार्य संबंध रखती है। यानी अन्वय प्रणाली ये कहता है ना बच्चों, जैसे मान लीजिए आपको बताते हैं कि आपके घर में 5 लोग हैं। ठीक है, आप पांचों लोग ने दिन का खाना खाया, दिन में आपने चावल दाल सब्जी कुछ भी खाया। ठीक है, चावल दाल सब्जी सबों ने खाया, और एक व्यक्ति ने चावल दाल सब्जी ना खाकर उसने क्या खाया था, उसने मान लीजिए आइसक्रीम भी खाया था, चावल दाल सब्जी भी खाया, और उसके बाद वो आइसक्रीमों खा लिया। मान लीजिए 5 व्यक्ति हैं आप लोग। ठीक है, तो 5 व्यक्ति में से 5 व्यक्तियों में से याद रखिएगा, 4 व्यक्ति ने मान लीजिए कि दावल चावल सब्जी
मतलब कि देखिए सीधा समझाते हैं अब आपको। 5 गो आदमी हैं आप लोग, ठीक है, पांचों आदमी दाल चावल सब्जी सभी खाए, ठीक है। और मान लीजिए कि उसमें एगो व्यक्ति था जिसको मतलब नहीं खाने का मन होता है, कि किसी को मान लीजिए कि खाना खाने के बाद आइसक्रीम उइसक्रीम खाने का मन नहीं है, वो आइसक्रीम नहीं खाया। और जो 4 व्यक्ति था उन लोगों ने आइसक्रीम खाया, चूंकि उसको फ्री में मिल रहा था, वो बोला चलो भाई हम भी दबा के खा लेते हैं, और वो खा लिया। उसके बाद क्या हुआ, वो चारों पड़ गया, यानी वो बीमार हो गया, उसके पेट में दर्द होने लगा। तो अब बताइए, ये जो चारों व्यक्ति पड़ा और एक व्यक्ति नहीं पड़ा, तो उसके पीछे कोई एक रीजन है कि नहीं। यानी ये इससे स्पष्ट हुआ कि जो दाल चावल खाया ना, उससे उसको बीमारी नहीं हुआ, आइसक्रीम जो बाद में खा लिया ना, उसी के कारण कोई व्यक्ति बीमार पड़ा, ठीक है। तो यानी कि जो चारों व्यक्ति बीमार पड़ा, उसके पीछे एक ही लॉजिक था कि चारों में कॉमन था क्या, सब आइसक्रीम खाया था और इस वजह से वो बीमार पड़ा। तो यानी अन्वय प्रणाली का मतलब होता है कि कोई भी घटना घटित हुआ तो उसके कोई ना कोई कारण होते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई व्यक्ति गिर के चोट लगा उसको, तो उसका कोई ना कोई कारण होगा, कैसे गिरा होगा, ये एक कारण रहा होगा, ठीक है। तो उसी तरह कोई और घटना हुआ होगा, उसका भी कोई कारण होगा। अगर मान लीजिए 2-3 घटना घटित हुआ और सबका एक ही कारण हो, कुछ ना कुछ कॉमन निकल जाए, तो उसी को बोलते हैं अन्वय प्रणाली। मतलब कि सब घटना का कोई एक कॉमन बात निकले तो उसको अन्वय प्रणाली कहते हैं, सीधा यही समझिएगा, ठीक है। अब देखिए इसका आगे का चीज को समझा देते हैं। यदि किसी घटना के कारण और परिणाम की जांच करनी हो, तब उसके 2 या 2 से अधिक दृष्टांत का मतलब होता है ना पक्ष, ठीक है, को लिया जाता है। उन दोनों दृष्टांतों के आधार पर उसकी जांच किया जाता है। जो बातें एक दृष्टांत में मिलती है पर दूसरे में नहीं मिलती है, वह उस घटना का कारण नहीं होता। यानी कि सीधा मतलब, मान लीजिए एक घटना, कोई व्यक्ति गिर गया गाड़ी चला के और कोई व्यक्ति साइकिल चला के गिर गया, तो ये दोनों ही घटना क्या हुआ, अलग अलग तरह से हुआ। तो यानी ये दोनों घटना का कारण हुआ, ये दोनों घटना का कोई बोलेगा आपको एक कारण बताइए, तो बता पाइएगा। एगो साइकिल से गिरा, एगो गाड़ी से गिरा, दोनों का एक कारण तो नहीं है। हो सकता है गाड़ी वाला बहुत स्पीड होगा, साइकिल वाला बहुत स्लो होगा, अतइयो गिर गया, ठीक है। तो ये तो इसका कारण नहीं है ना। तो मतलब एक कारण आप दोनों घटना का नहीं बता पाए, ठीक, इसी को बोलते हैं कि ये इसमें कोई कारण नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए दोनों ही व्यक्ति साइकिल से चल रहा था और वो दोनों गिर गया, तो इसमें कारण क्या था कि साइकिल से जा रहा था इसीलिए वो गिरा, ठीक है। दोनों में एक ही कारण हो गया, कॉमन कारण, इसी को बोलते हैं अन्वय प्रणाली, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। वह बात जो सभी दृष्टांतों में एक ही हो, उस घटना का कारण माना जाता है। और यदि सभी दृष्टांतों में एक ही घटना सामान्य मिलती हो, यानी कि मान लीजिए 2 व्यक्ति गाड़ी चलाकर जा रहा था और दोनों एक्सीडेंट करके गिर गया, और दोनों में कॉमन बात ये हुआ कि वो गाड़ी से जा रहा था, तो यही उसका कारण कहलाएगा। यानी वही इन दोनों घटना का कारण कौन होगा, यही जो गाड़ी से वो जा रहा था। और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं अन्वय प्रणाली या एकान्वय प्रणाली। यानी अन्वय प्रणाली को ही, इसका ही दूसरा नाम है एकान्वय प्रणाली, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। तो एकान्वय प्रणाली क्या हुआ कि यानी 2 घटनाएं घटित हुई, उनके दोनों के ही कारण एक अगर हो, तो उसको बोलते हैं अन्वय या एकान्वय प्रणाली, ठीक है, याद रख लेना है। अब देखिए अगला जो प्रणाली है उसको अब देखिएगा। अगला प्रणाली है व्यक्तिरेक प्रणाली। तो व्यक्तिरेक प्रणाली क्या होता है कि अन्वय प्रणाली में जैसे मान लीजिए कि 2 घटना घटित हुआ और दोनों घटना का एक ही कारण था। मान लीजिए कि आप भी फेल हो गए और हम भी फेल हो गए, दोनों हम लोग एग्जाम दिए और दोनों फेल हो गए। तो फेल होने का कारण अगर पता किया जाएगा तो पता चला कि हम लोग दोनों नहीं पढ़े थे इसीलिए फेल हो गए। तो ये हो गया अन्वय, यानी कि दोनों का कारण क्या था कि दोनों नहीं पढ़े इसीलिए फेल हो गए, ये हो गया अन्वय। और मान लीजिए हम और आप दोनों एग्जाम दिए और जिसमें से दोनों फेल हो गए, और मान लीजिए कि आप पढ़े थे और हम नहीं पढ़े थे, तो ये क्या एक कारण हुआ, यानी कि हम दोनों के फेल होने का एक कारण हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। यानी कि देखिए दोनों में से एक व्यक्ति पढ़ा था और एक व्यक्ति नहीं पढ़ा था, लेकिन दोनों फेल हो गया। तो इसी को बोलते हैं, कौन जानते हैं, व्यक्तिरेक प्रणाली। व्यक्तिरेक का मतलब होता है कि कोई एक कारण जो सभी कारणों से अलग हो, उसी को बोलते हैं व्यक्तिरेक, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। अन्वय प्रणाली के द्वारा कार्य कारण संबंध का संकेत तो मिल जाता है, पर इसके प्रमाण नहीं मिलते हैं, ठीक है। वैसे संकेतों को सिद्ध करने के लिए व्यक्तिरेक प्रणाली की सहायता ली जाती है। यदि कोई एक दृष्टांत यानी एक पक्ष में जिसमें जांच की जाने वाली घटना हो, दूसरे जो दृष्टांत में जिसमें वह घटना नहीं हुई हो, केवल यही भेद पाया जाए, तो प्रथम दृष्टांत में किसी एक बात का भाव हो और केवल उसी का दूसरे में अभाव हो,
तो ऐसी घटना में कारण कार्य संबंध रहता है। यानी सीधा हम आपको समझाए ना, जितना समझा रहे हैं ना उस तरह समझिएगा। देखिए इसका टेक्निकल वर्ड है, यानी फिलॉसफी में यही दिक्कत है कि इसमें टेक्निकल वर्ड का बहुत यूज होता है बाबू, और यही टेक्निकल वर्ड की वजह से आप नहीं समझ पाते हैं चीज को। और हम भी कितना समझा पा रहे हैं ये हम भी नहीं जानते, क्योंकि हम अगर आपके सामने रहते हैं तो आपको घोंट के पिला देते, 4 बार बता देते। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे बाध्यता ये है कि इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग करके आपको बताना होता है, और इसमें हम सामने आ भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास बोर्ड वगैरह है नहीं। अगर हो जाता तो हम भी आते, लेकिन धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे आएंगे और भी चीज़ों को स्पष्ट करेंगे। लेकिन हम जिसमें जो प्रयास कर रहे हैं उसमें आप कितना समझ पा रहे हैं ये आप ही बता सकते हैं। कमेंट में जरूर बताइएगा कि व्यक्तिरेख प्रणाली आपको समझ में आया कि नहीं। व्यक्तिरेख का प्रणाली का मतलब होता है कि 2 घटना मान लीजिए घटित हुआ, 2-3 घटना, मतलब मान लीजिए कि आपके घर में 5 गो व्यक्ति खाना खाया, दाल भात चावल, उसमें से सब जो है आइसक्रीम खाया, ठीक है, और एक आदमी आप नहीं खाया आइसक्रीम, यानी आपके दादा मम्मी पापा सब आइसक्रीम खाए और आप नहीं खाए, आपको नहीं दिया क्योंकि खत्म हो गया था। वो लोग देखिए आइसक्रीम खाया, वो लोग बीमार पड़ गया और आप नहीं बीमार पड़े। तो ये जो आप नहीं बीमार पड़े, क्यों नहीं पड़े? क्योंकि आपने आइसक्रीम नहीं खाया, बल्कि दाल चावल सब्जी आपने भी खाया था, उन लोगों ने भी खाया था, लेकिन वो लोग बीमार पड़ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आइसक्रीम के वजह से वो लोग बीमार पड़े, लेकिन आप नहीं बीमार पड़े। तो यही हो गया व्यक्तिरेख, मतलब एक कारण जो है ना सबसे नहीं मिलेगा, वही हो गया व्यक्तिरेख, ठीक है। इसी तरह इसको समझ लीजिएगा। व्यक्तिरेख प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सभी बातें भले ही समान होती है, यानी कि सभी ने दाल चावल जरूर खाया, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी होती है जिसमें अंतर पाई जाती है। जैसे कि आपने आइसक्रीम नहीं खाया और आप बीमार नहीं हुए, बाकी लोग सब बीमार हो गए, ठीक है। और इन्हीं चीजों का जांच किया जाता है इस प्रणाली के अंतर्गत, ठीक है। उदाहरण के रूप में मान लीजिए 2 बच्चे हैं जिसमें से एक बच्चे बीमार हो गया। बीमारी के बारे में जब जांच प्रारंभ किया गया तो उसमें पता चला कि दोनों बच्चों ने दाल चावल और सब्जी खाया था, लेकिन एक बच्चा जो है उसने आइसक्रीम खाया था, यानी दाल चावल सब्जी खाने के बाद आइसक्रीम खा लिया, इसीलिए वो बीमार हो गया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि देखिए एक घटना जो होता है, यानी कोई भी घटना घटित होता है तो उसके पीछे जरूरी नहीं है कि सिमिलर कारण हो, कोई और भी कारण हो सकता है। यही चीज को उन्होंने प्रूफ करने का प्रयास किया इसमें व्यक्तिरेख प्रणाली में, ठीक है। व्यक्तिरेख नहीं पढ़िएगा, व्यतिरेक पढ़ना है, व्यतिरेक प्रणाली, ठीक। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रणाली क्या है उसको देखिए। अगला प्रणाली है आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो अभी, ठीक है। अन्वय व्यतिरेक प्रणाली। अन्वय व्यतिरेक प्रणाली क्या है उसको देखिए। किसी घटना की उपस्थित रहने पर कोई दूसरे घटना की उपस्थित रहे तो यह पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं होता है कि दोनों के कारण कार्य संबंध हैं। यानी कि मान लीजिए एक घटना कोई घटित हुआ और दूसरा भी घटना घटित हुआ, तो ये जरूरी नहीं है कि इन दोनों के बीच में कोई कारण कार्य संबंध रहा होगा। निश्चित रूप से इसे सिद्ध करने के लिए अभावात्मक, यानी जो अभाव वाला जो पक्ष है उसके ऊपर ध्यान देना होगा। मतलब कि मान लीजिए कि सभी ने आइसक्रीम खाया, ठीक है, तो और किसने नहीं खाया, यानी कि जिसके पास अभाव है, यानी मान लीजिए कि आपके घर में 5 गो व्यक्ति था और सब आइसक्रीम खाया और आप नहीं खाए, यानी कि आइसक्रीम का अभाव हो गया और आपको नहीं मिला, तो अभाव वाला पक्ष कौन हुए? आप हुए ना। तो इसी के बारे में जिसमें खोज किया जाता है ना उसी को बोलते हैं अन्वय व्यतिरेक प्रणाली, यानी कि वैसा प्रणाली जिसमें अभाव वाली चीजों को खोजा जाए उसी को अन्वय व्यतिरेक प्रणाली कहा जाता है। अर्थात वैसे दृष्टांत जिसमें उस घटना के अभाव हो, यानी उस घटना से संबंधित कोई अभाव खोजा जाता है उसी को बोलते हैं, ठीक है। यदि उसके नहीं उपस्थित रहने पर घटना भी अनुपस्थित रहती है तो प्रमाण मजबूत हो जाता है। यदि किसी घटना के जांच की जाने वाली घटनाओं के 2 या उससे अधिक दृष्टांतों में से एक बात सब में पाई जाती है, उस घटना के अभाव वाले 2 या उससे अधिक दृष्टांतों में से उस बात की अनुपस्थिति अतिरिक्त तो और कोई बात सामान्य नहीं पाई जाती है, तो केवल इस बात का जिससे दोनों प्रकार के दृष्टांतों में भेद होता है इस घटना में कारण कार्य संबंध होता है। यानी देखिए इस तरह आप नहीं समझे होंगे, हम जान रहे हैं, इसको रीड कर दिए, इसको पढ़ लीजिएगा 2 बार, लेकिन आपको समझा देते हैं कि वही 5 गो आइसक्रीम वाला याद रख लीजिएगा और उसमें आप नहीं खाए, अभाव वाला चीज है। तो अभाव वाला जो चीज है, यानी कि आपको जो आइसक्रीम नहीं मिला, उसी के ऊपर जब जांच किया जाएगा ना तो उसी को बोलते हैं अन्वय व्यतिरेक प्रणाली, ठीक है। यानी कि आपके ऊपर जांच किया जाएगा कि आपने आइसक्रीम नहीं खाया तो आप स्वस्थ रहे, और जिसने आइसक्रीम खाया वो अस्वस्थ हो गया, यानी कि वो बीमारी उसके अंदर हो गई या वो बीमार हो गया। तो उसमें यही जांच किया जाएगा कि भाई आपने नहीं खाया तो आप स्वस्थ रहे, तो मतलब उसी पे जांच होगा कि आखिर उस आइसक्रीम में आखिर क्या था
जिसके वजह से वो लोग बीमार हुए, ठीक है। तो उसके ऊपर जब जांच होना शुरू होगा तो इसी को बोलते हैं अन्वय व्यतिरेक प्रणाली। इस प्रणाली को भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रणाली जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब अवशेष प्रणाली क्या है? अवशेष प्रणाली का मतलब, अवशेष का मतलब होता है ना कि कुछ चीज का मतलब साक्ष्य, प्रमाण, ठीक है, उसी को बोलते हैं अवशेष, ठीक। प्रकृति में प्राय कई कारण मिलते हैं। किसी कार्य की उत्पत्ति के लिए कई एक कारक उत्तरदायित्व होते हैं, ये बात आप जानते हैं। यदि ऐसी घटनाएं में बहुत सी बातों का कारण मालूम रहे तो शेष बातों का कारण इसी प्रणाली द्वारा सिद्ध किया जाता है। इस प्रणाली की परिभाषा यदि क्या है? परिभाषा यानी अवशेष प्रणाली कहते किसको है उसको अब देखिए। यदि किसी घटना में कुछ बातों का व्याख्या कुछ पूर्वगामी बातों से हो जाए तो घटना के बाकी बातों का व्याख्या शेष पूर्वगामी घटनाओं से हो जाती है। यानी कि कहने का मतलब अवशेष का मतलब क्या होता है? यानी कि कुछ प्रमाण मिले, जैसे कि आपसे बोलेंगे हड़प्पा सभ्यता का अवशेष कहाँ मिला, तो आप बोलिएगा ना भारत और पाकिस्तान वाले इलाके में मिला। तो अवशेष का मतलब कुछ प्रमाण मिलना। तो अवशेष का मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसी घटनाएं जो पहले घटित हो और कुछ ऐसी घटनाएं जो घटना घटित होने के बाद घटित हो, इन दोनों के बीच में जो प्रमाण मिलता है ना, यानी ये जो दोनों, मान लीजिए कि आपके घर के सामने कोई घटना घटित हुआ, यानी कि कोई एक्सीडेंट कर गया, तो एक्सीडेंट करने के पहले की घटनाएं कुछ हुई होगी वहां, यानी गड्ढा उड्ढा हुआ होगा, तो गड्ढा हुआ होगा और एक्सीडेंट के बाद जो घटनाएं वहां घटित हुई, इन दोनों के बीच के जो परस्पर संबंध है ना, उसी को बोलते हैं अवशेष प्रणाली, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, यही चीजें आपको लिख के हम दे दी हैं, इसको रट लीजिए या समझ लीजिए। अगला जो प्रणाली है उसको देखिए, ग्रह जो परिवर्तन प्रणाली है, ये क्या होता है? तो ग्रह परिवर्तन प्रणाली कुछ नहीं है, इसको एकदम आसान समझिए कि जिस क्षेत्र में घटनाओं के परिणाम की माप हो सकती है वहां अन्वय प्रणाली और व्यतिरेक प्रणाली का एक दूसरे रीति से प्रयोग होता है। इस रीति को ग्रह प्रणाली कहते हैं। यानी कि देखिए कोई भी घटना घटित हुआ, उसका अगर मापन या एक तरह से आप कहें तो उस प्रणाली का माप अगर किया जा सकता है, यानी उसका अवलोकन ना करके माप भी सकते हैं उसको, यानी कि उसका जजमेंट किया जा सके ना, तो उसी को बोलते हैं ग्रह जो है ग्रह परिवर्तन प्रणाली, ठीक है। तो यही 5 मिल के प्रणाली थे, यानी कि उन्होंने कोई घटना के घटित होने के पीछे के कारणों को बताने के लिए ये 5 प्रणाली को दिया है। इसको थोड़ा सा हम जानते हैं डिफिकल्ट हुआ होगा, हमको पता है, लेकिन इस डिफिकल्टी को दूर करने का एक ही उपाय है कि 2 बार 3 बार 4 बार जितना हो सके, आपके पास पर्याप्त टाइम है, वीडियो छोटा बनाए हैं, देखिए कंसेप्ट खाली दिए हैं, अगर उदाहरण देने लगते तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाता, 2 घंटा का बन जाता। हम उस चीज को नहीं किए हैं, खाली कंसेप्ट आपको दे दिए हैं, तो इस वजह से आप कुछ नहीं कीजिएगा, आप बार बार मल्टीपल बार इसको वीडियो को देख लीजिएगा, एग्जाम में देने से पहले भी देख लीजिएगा, और एग्जाम से पहले 2-3 बार देखे रहिएगा तो अपने आप याद हो जाएगा, और जब एग्जाम देने जाइएगा ना, मेरा बात सब याद आएगा आपको, जो जो सुने होंगे सब आपके दिमाग में क्लिक करेगा, ठीक है, और उसी चीज को आपको लिख के आ जाना है। तो आज के वीडियो में इतना ही, हमने प्रयास जितना भी हो सका हमने किया, ऑफलाइन के माध्यम से, यानी ऑफ कैमरा के माध्यम से, अगर सामने होते तो और भी अच्छे से इसको समझा देते, बट समस्या जो है आप जान ही रहे हैं। बाकी हमने जो भी प्रयास किया उसमें आपको कितना बेनिफिट हो पाया ये तो आप ही समझे, लेकिन हमने बताने का प्रयास किया, आपको कंसेप्ट दे देने का प्रयास कर दिया है, वो आपको दे दिए हैं। आप इसको थोड़ा 1 बार 2 बार देख के अपना कंसेप्ट क्लियर करके इसको रट लीजिए, और यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा आपका एग्जाम में। आपसे पहले तो पूछ देगा कि मिल के द्वारा कितने प्रणाली दिए गए, यानी कितने सिद्धांत दिए गए, तो 5 दिए गए हैं, उसको याद रखिएगा कौन कौन, तो इन 5 को याद रखिएगा, ठीक है। तो इसी तरह से चीज़ों को याद कर लेना है, बाकी चीज़ें और भी जल्द आपको मिल जाएंगी। और अगर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को और शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।